हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जिससे आपके सोशल साइंस विषय में बहुत सारा प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर हम लोग आए हैं, जो कि आज हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि हमारा इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है। तो दोस्तों ये हमारे फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पर प्रश्न रहेंगे, जिसको आप लोगों को करके जाना है और एग्जाम में धुआं मचाना है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो दोस्तों नेपोलियन ने 1806 ईस्वी में 39 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक राइन राज्य का निर्माण किया था। राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। तो दोस्तों नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ का स्थापना किया था? तो राइन राज्य संघ का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? हंगरी का भाषा क्या थी? हंगरी का भाषा क्या थी? तो दोस्तों हंगरी का जो भाषा था ना, वो मैग्यार था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मैग्यार। हंगरी का भाषा क्या था? मैग्यार था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो दोस्तों जालबेरिन की स्थापना प्रासा ने किया था। कौन किया था? प्रासा किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यंग यंग इटली, इन दोनों का जो स्थापना था मेजिनी ने किया था। और कब किया था दोस्त? तो यंग यूरोप का जो स्थापना है ये 1834 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1834 ईस्वी में। और यंग इटली का स्थापना कब किया था? 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया था और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था? मेजनी ने किया था। तो हमारा प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, मेजिनी ने। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो दोस्तों यूनान का जो झगड़ा चल रहा था ना, ये यूनान का जो संग्राम चल रहा था, ये किसके बीच चल रहा था? तुर्क के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। तो दोस्तों अगर यूनान और तुर्की में लड़ाई हो रहा है तो पराजय कौन हुआ? अगर यूनान स्वतंत्र हो गया तो पराजय कौन हुआ होगा? तुर्की हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा हो गया? राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की। तो यहां से हम लोग ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली। दोस्तों यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली का, ये तीनों का जो संस्थान है, इसका गठन कौन किया था? मेजिनी ने किया था। मेजिनी ने 1851 ईस्वी में फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था। मेजिनी ने 1851 ईस्वी में फ्रेंड्स ऑफ इटली नाम का संस्था का गठन किया था। तो दोस्तों सवाल हमारा है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजिनी ने। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मेजिनी ने। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? फ्रैंकफर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा। प्रासा 3 युद्ध लड़ा।
एक लड़ा डेनमार्क के साथ जो कि 1864 ईस्वी में लड़ा, और दूसरा लड़ा ऑस्ट्रिया के साथ जो कि 1866 ईस्वी में हुआ, और तीसरा जो लड़ा मेरे दोस्त ये फ्रांस के साथ, किसके साथ? फ्रांस के साथ, जो कब लड़ा? 1870 ईस्वी में। तो 1870 ईस्वी में प्रसा ने फ्रांस को हरा दिया, और इसके तुरंत बाद 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसमें प्रसा क्या हो गया? एकीकरण हो गया। प्रसा का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। तो दोस्तों 1871 में क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो दोस्तों यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। प्रसा और डेनमार्क युद्ध कब हुआ था? तो प्रसा और डेनमार्क युद्ध 1864 ईस्वी में हुआ था। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ था मेरे दोस्त, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध जो हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध को सेडवा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सेडवा के नाम से। इस युद्धवा को कौन नाम से जानते हैं? सेडवा को नाम से जानते हैं। अब प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। प्रसा और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ ये कब हुआ? 1870 ईस्वी में, और इस 1870 ईस्वी के युद्ध को हम लोग सेडान का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडान का युद्ध। इसी को हम लोग सीडान का युद्ध भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना कि प्रसा डेनमार्क के साथ युद्ध कब लड़ा? 1864 ईस्वी में। प्रसा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध कब लड़ा? तो 1866 ईस्वी में, और इसी युद्ध को सेडवा का युद्ध भी कहा जाता है। प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो सीडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब कहा जाए कि दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 का क्रांति जो हुआ ना मेरे दोस्त, इसके बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का गठन हुआ। इसके बाद संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्टार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? तो नेक्स्ट प्रश्न जो है, सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था कि जो सेडवा का युद्ध है ना, ये सेडवा का युद्ध जो हुआ था ये प्रसा और किसके बीच? ऑस्ट्रिया के बीच। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? तो ये हुआ कब था? तो 1866 ईस्वी में। कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। तो अब क्या कह रहा है दोस्त? प्रसा इसमें विजयी हो गया। तो हारा कौन? ऑस्ट्रिया ना। हारा कौन? ऑस्ट्रिया। यहां से हम लोग ऑस्ट्रिया को चूज करेंगे। सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो दोस्तों सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। किसकी हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। किस युद्ध के बाद जर्मनी में एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो दोस्तों जर्मनी का जो एकीकरण है वो फ्रैंकफर्ट संधि के तहत हुआ था, और यह संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों 1871 ईस्वी में एगो संधि हुआ, समझौता हुआ, उसके बाद ना इसका एकीकरण हुआ था। तो उसके पहले इसका मतलब युद्ध हो गया था। तो इसके ठीक पहले मेरे दोस्त 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था। 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था, जिसमें मेरे दोस्त फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। तो इस युद्ध के बाद ही हमारा जर्मनी में एकीकरण हुआ। क्या हुआ? जर्मनी में एकीकरण हुआ। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहाँ है? वियना में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना में है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? वियना सम्मेलन कब हुई थी? वियना सम्मेलन कब हुई थी? तो वियना सम्मेलन मेरे दोस्त 1815 ईस्वी में हुई थी। कितना में हुई थी? 1815 ईस्वी में। 1851 को हड़बड़ में गड़बड़ मत कर दीजिएगा। 1851 नहीं, 1815 ईस्वी में हुई थी। वियना सम्मेलन कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? तो ये मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख ने किया था। और मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर था। चांसलर का मतलब क्या है मेरे दोस्त? चांसलर का अर्थ होता है किसी पद पर, किसी सरकारी पद पर, सरकारी पद पर, जैसे न्यायाधीश वगैरह होते हैं। तो ये दोस्तों अब कह रहा है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिख ने किया था। अब मेटरनिख था कौन? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो सरकारी पद पर। कौन पद पर? सरकारी पद पर अगर कोई आदमी रहता है तो वो वहां का चांसलर कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, यहां से मेटरनिख को मारेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। मेटरनिख ने किया था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? निम्न में से कौन सा देश वियना सम्मेलन में शामिल था? निम्न में से कौन सा देश वियना सम्मेलन में शामिल था? तो मेरे दोस्त वियना सम्मेलन में ब्रिटेन भी था, रूस भी था, प्रसा भी था। इनमें से सभी थे। इनमें से सभी थे। और एक और देश था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया, जो कि वियना सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहां हम लोगों से 3 ऑप्शन दे करके पूछा है कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और इनमें से सभी में से कौन सा आंसर हम लोगों को चुनना है। तो ये तीनों इसमें भाग लिए थे, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वियना सम्मेलन के पश्चात फ्रांस में किस वंश की व्यवस्था लागू हुआ? वियना सम्मेलन के पश्चात फ्रांस में किस वंश का व्यवस्था लागू हुआ? तो बुर्बो राजवंश का। किस वंश का? बुर्बो राजवंश का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुर्बो राजवंश का व्यवस्था लागू हुआ। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? तो बुर्बो राजवंश के तहत फ्रांस का शासक कौन बना? बुर्बो राजवंश के तहत फ्रांस का राजा वहां का लुई 18वां बना। कौन बना? लुई 18वां। लुई 18वां बुर्बो राजवंश के तहत वहां का शासन किया, वहां का शासक बना। अब चलते हैं दोस्त, देखते हैं यहाँ ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी लुई 18वां ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे, यह हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? चार्ल्स दशक ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? चार्ल्स दशक ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो चार्ल्स दशक अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो पोलेग्निक को। किसको बनाया? पोलेग्निक को बनाया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? पोलेग्निक को बनाया। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? फ्रांस में 1830 के क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस में 1830 के क्रांति को जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? जुलाई क्रांति के फलस्वरूप किस शासक वंश का अंत हुआ? जुलाई क्रांति के फलस्वरूप किस शासक वंश का अंत हुआ? तो दोस्तों बुर्बो वंश का अंत हुआ। किसका अंत हुआ? बुर्बो वंश का अंत हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? 1830 के क्रांति के बाद
चार्ल्स दशक गद्दी छोड़कर कहां चला गया? 1830 के क्रांति के बाद चार्ल्स दशक गद्दी छोड़कर कहां चला गया? तो देखिए दोस्त, चाहे युद्ध हुआ 1830 का हो और चाहे 1848 का, जो हारा है इंग्लैंड भागा है। कहां भागा है? इंग्लैंड भागा है, इंग्लैंड भागा है। तो दोस्तों यहां हम लोग देखते हैं कि 1830 का क्रांति हुआ तो चार्ल्स दशक बेचारा हार गया, तबे ना गद्दी छोड़ा। जैसे ही चार्ल्स दशक हारा, ये गद्दी छोड़कर कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। उसी प्रकार 1848 के क्रांति में, 1848 के क्रांति में भी लुई फिलिप्स हारता है ना। लुई फिलिप्स जब हारता है तो इहो बेचारा इंग्लैंड भाग जाता है। कहां भाग जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है। तो दोस्तों यहां से इंग्लैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लुई फिलिप्स अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? लुई फिलिप्स अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? तो लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया। किसे बनाया? गीजो को बनाया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? 1848 के क्रांति के बाद 24 फरवरी को लुई फिलिप्स गद्दी त्याग कर कहां चला गया? हम पिछले प्रश्न में बताए थे, पिछले प्रश्न में ये बताए थे कि 1830 का क्रांति हो या चाहे 1848 का क्रांति हो, बेचारा ये दोनों जन भागा ना। एगो कॉमन चार्ल्स दशक और एगो बेचारा फिलिप ये जब गद्दी छोड़कर भागा ना, ये दोनों हार गया तो गद्दी छोड़ के भागा। और दोनों भागा तो कहां भागा? इंग्लैंड भागा, इंग्लैंड भागा। दोनों गद्दी छोड़ा तो कहां भागा? इंग्लैंड भागा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों इंग्लैंड भाग गए। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? नेपोलियन का पतन कब हुआ था? नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो मेरे दोस्त नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? हमने बताया था दोस्त 1831 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में और 1851 ईस्वी में यहां हुआ था यंग इटली का गठन। यहां हुआ था यंग यूरोप का गठन, यंग यूरोप का गठन। यहां हुआ था मेरे दोस्त फ्रेंड्स ऑफ इटली, फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन। दोस्तों 1831 ईस्वी में यंग इटली का गठन, 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का गठन, 1851 ईस्वी में फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन। ये सब कौन किया था दोस्त? तो ये सब एक एक आदमी किया था जिसका नाम है मेजनी ने किया था। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी ने किया था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? आज का ये नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न रहेगा नंबर 25। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? तो दोस्तों अभी पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा है कि यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? तो मेजनी ने किया। और कब किया? तो 1834 ईस्वी में किया था। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? मेजनी ने किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए